हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से आपका एंड गेम शुरू हो रहा है। अगर आप CBT 2 तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, उसके साथ जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर जाएंगे मैथ में। देखो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये भी समझते होंगे कि मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करना बहुत आवश्यक है, और जीके जैसा आप पढ़ रहे हो, लाइक करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, जितना आप सेल्फ स्टडी कर सको उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है मेरे भाई? हाँ। तो सारी चीज़ें आपको लगातार चलते रहनी है और बढ़िया पढ़ते रहनी है। मैं आपको हर एक चीज़ करा दूंगा, आपकी टेंशन फ्री हो जाओगे आप। हाँ, अगर आप भरोसा रखते हो मेरे पे तो मैथ में आप लोग ये करके जाओ जो मैं आज कराने वाला हूँ, आपका काम हो जाएगा। मैं संभावित प्रश्नों के साथ ये चीजें लेकर चल रहा हूँ। आप अगर ट्रस्ट करते हो तो पूरा पेपर मैं इसमें से लगा दूंगा आपका। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप लगातार पढ़ सकते हो मेरे साथ में जो मैं एंड गेम में आपको कराऊं, या फिर आप कहीं और पढ़ सकते हो, कहीं से भी। ठीक है? तो दोनों में से एक चीज आप चूज करके अपनी तैयारी करो, क्योंकि 20 दिन बचे हैं। आप क्या ही कर लोगे? जो बच्चा शुरू से पढ़ते हुए आ रहा है हमारे साथ, वो पेपर फोड़ेगा ही फोड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। साथ के साथ बड़ा ऑफर हमारा 5 तारीख तक चल रहा है। जिसको भी एप्लीकेशन पर फाउंडेशन लेना है, नेक्स्ट ईयर के लिए लेना है, वो ले सकता है। जिसने पहले ले रखा है, अगर वो 100 डेज टारगेट कोर्स में जुड़ना चाहता है जो कि 3 तारीख से शुरू होने वाला है, तो इसमें जरूर जुड़े। केवल 299 रुपए में भरोसे की कीमत के साथ, लॉन्चिंग प्राइस के साथ ये आपको मिल रहा है। आप लोग हमारे साथ मैथ रीजनिंग का कॉम्बो भी ले सकते हो। और अगर फाउंडेशन लेना चाहते हो तो इससे बेहतर बैच नहीं है पूरे इंडिया में। अगर आप गणित को सीखना चाहते हो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर मैं बात करूं, तो रेलवे मास्टरी बैच भी आप ले सकते हो, जिसमें हर फाउंडेशन आपको मिल जाएगा। अगर क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हो। आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यूं इस प्रकार है। आपका समय शुरू होता है अब। ट्राई करिएगा, ट्राई करिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको देखो, पहले बात तो क्यूब याद होने चाहिए। 19 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है पता है आपको? 6859 होता है। माइनस का 196 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस का 19 हो जाएगा। प्लस का 100 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि सभी में इकाई अंक अलग अलग है, तो बस उसी पे फोकस करो, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करोगे तो भी टाइम लगना है और वैसे भी लगना है टाइम। तो यहाँ आ रहा है सर जी 3 आ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा सर जी माइनस का 3। तो ये खत्म हो चुका है। यानी कि आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो यूनिट डिजिट जीरो वाला बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें मैं आप लोगों को हमेशा से सिखाता आ रहा हूं, और मैं वही अप्रोचेज आपको अभी भी सिखाऊंगा, क्योंकि स्किल इंप्रूव करिए। पढ़ तो सभी रहे हैं। अगला सवाल, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? बहुत ही प्यारा सवाल है। कैसे करेंगे उसका तरीका बताने वाला हूं। आपका समय शुरू करता हूं 20 से 30 सेकंड के लिए। ये ऐसे सवाल हैं जो आएंगे ही आएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? देखो, हमेशा मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जब आप 17 का भाग इसमें देखोगे तो 17 या 51 जाएगा और पॉइंट में कुछ आ जाएगा। अगर मैं इसको 6 से काटूंगा 4 बढ़ जाएगा, और ये 6 से काटूंगा 9 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया सर जी 4 एकम 4, और क्या कहते हैं, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट मान लीजिए 25 हो गया करीबन। ठीक है? डिनोमिनेटर की बात हो रही है सारी ये। आप इसको काटोगे 4 से काटोगे, 4 से काटोगे 7 बार, 4 से काटोगे इसको 15 बार। ठीक है? तो ये 2.14 के आसपास आ जाएगा, है ना? 7 दूनी 14, 1/7, है ना? ठीक है। आप इसको काटोगे 16, 16 × 48, 16 × 48, 3 पॉइंट
काफी बड़ा आ रहा है, ठीक है चलो। तो आप ये जानते हो कि आपको दिखाना है सबसे बड़ा, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होता है। ये बात आप समझते होंगे, उम्मीद करता हूं। अगला सवाल एवरेज स्पीड से आपके सामने है, करके देखिए। हर एक प्रश्न को बनाना है, मेरे से सीखना है, सिंपल यही काम करना है। अगर इतना करके चले जाओगे तो गणित में आपके 35 नंबर कहीं नहीं गए। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास है, उसमें 35 नंबर कहीं नहीं गए। अगर 70 नंबर यहाँ पैक कर लेते हो, और जीके में आप एवरेज मार्क्स भी अगर अपने मान के चल रहे हो, क्योंकि जीके बहुत कुछ है, कोई भी टीचर नहीं पकड़ पाता जीके, ये आप समझते हो ये बात, इसलिए सेफ चल के चलो हमेशा। आइए, तो कोशिश करो कि मैक्सिमम स्कोर करके चलो। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की एक यात्रा को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बाकी 75 किलोमीटर की यात्रा को 4 घंटे में पूरा करता है, तो औसत चाल। देखो औसत चाल का एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है दोस्तों? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं बात करूं कुल दूरी के बारे में, तो 60 किलोमीटर एक दूरी हुई हो गई, और 75 किलोमीटर एक दूरी ये हो गई, ये हो गई भैया अपनी कुल दूरी। अब मैं समय की बात करूं, तो देखो दोस्तों, 12 की रफ्तार से 60 किलोमीटर तय करने में 5 घंटे ये लग जाएंगे और 4 घंटे आपके ये लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, 135 किलोमीटर को 9 घंटे में तय हो रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल हो जाएगी। और ये एक जेन्युइन आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 15 आपका राइट आंसर आ जाना है। अगला सवाल आपके सामने ये दे रखा है, देखिए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी भुजाएं इस तरह से दे रखी हों। आपको जवाब देना है। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब, आराम से जवाब दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर उसकी अर्ध परिमाप अगर हमें निकालना हो, तो देखिए, तो हम यहाँ हीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 12 16 बटे 2, यानी कि 28, और 10 38 बटे 2 19। आपको जो हीरोज का फॉर्मूला लगता है या हीरोज का फॉर्मूला लगता है, वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और एस माइनस का सी। अगला सवाल देखिएगा। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर 19 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 9, 19 में से अगर 12 घटाएंगे तो 7, और ये 3। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 3 आ गया। 19 इंटू 21, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 3√399 आपका आंसर आ चुका है। बी ऑप्शन आपका एक सही जवाब होगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? आसानी से कर पा रहे हो। ऐसा ही सवाल आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिल रहा है। वहां थोड़ा सा और सहूलियत दे दी आप लोगों को कि भाई आपको परिमाप दे दिया एक साथ, तो परिमाप दे दिया और भुजाएं दे दी, आप एरिया निकलवा रहा है। बहुत ही सिंपल है ना? अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य इतना है। अगर कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार 50% का लाभ प्राप्त होता है, तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, ट्राई कर सकते हैं आप। इसके लिए 30 से 35 सेकंड देता हूं। कम से कम कैलकुलेशन सिखाने चाहता हूं, वही करना आप लोग। ठीक है सर, एनटीपीसी यूजी का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाइएगा। हाँ बिल्कुल करवाएंगे भाई, तो मेरे हिसाब से तो करवाएंगे सब चीजें, ऑलरेडी करवा चुका हूं अविनाश। ये करवाइएगा, वो करवाइए, जो करवा रहा हूं वो करना, जो करवा रहा हूं वो करना भाई। बस, तक का है सोचना है। 76% की छूट के बाद में फैन का मूल्य इतना है, यानी कि 76% की छूट के बाद में फैन का मूल्य इतना है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 24% की जो कीमत है वह 3,330 के बराबर है, और यही मेरा एमआरपी होगा। क्योंकि 100% अगर मैं निकाल लेता हूं यहां से, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,330
बटे 24 गुणा 100। बोलिए हाँ या ना। बोले सर यही बात है तो सच बात है। अगर यही बात है तो सच बात है, कोई बात नहीं, कोई भैया कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुकिए, कैलकुलेशन नहीं करिए। अब यही मेरा क्या है, यही मेरा सेलिंग प्राइस है। अरे अरे सर ये तो एमआरपी होगा। तो मैंने कहा ना कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में या लिखा हुआ हो कि कोई छूट नहीं दी जाती, अगर कोई छूट नहीं दी जा रही है तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी एमआरपी ही आपकी बराबर है, एमआरपी ही आपके सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, हाँ एमआरपी ही आपकी सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। अगर ये सेलिंग प्राइस आ चुका है, ये सेलिंग प्राइस आ चुका है, तो आपसे पूछा गया है कि आपका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य कब, जब 50% का लाभ हो। जब 50% का लाभ हो तो 2 से काटूंगा 12 बार, 3 से काटूंगा 1 1 1 0 बार, मैंने काटा 3 से काटा मैंने इनको 4 बार, 3 से काटा मैंने कितनी बार, 35 बार। अब आप आराम से सॉल्व कर लो, 4 से कट गया 25 बार, तो ये देखो भैया जीरो तो आएगा ही पीछे, एक ही ऑप्शन है, तो सीपी निकालना है। दोस्तों इस तरह से आप सवालों के जवाब दे सकते हो, आपको कहीं तकलीफ नहीं आनी। अगर आप गणित में पूरे नंबर लाना चाहते हो, अगर आप रीजनिंग में पूरे नंबर लाना चाहते हो, ये सबसे बढ़िया जगह है। हम तो पूरी तैयारी करवाते हैं शुरू से, जब बच्चा आता है और बच्चा लास्ट तक रहता है, सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। तो मैं अभी करवा रहा हूँ ये 35 में से 35 नंबर लाने के लिए करवा रहा हूँ। जो बच्चा सीरियस होकर हमारे साथ जुड़ा हुआ है निश्चिंत होकर पढ़े। अगला सवाल देखिएगा कि किसी आंकड़े के माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तो मूलानुपातिक सूत्र में माध्यिका क्या होगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम माध्यिका निकालना चाहते हैं तो माध्यिका क्या बताती है, मीडियन। तो अगर हम मूलानुपातिक सूत्र लगाते हैं तो वो होता है मॉड बराबर, ये पता होना चाहिए आपको, मॉड बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। नहीं याद है तो नोट कर लो, याद करो भाई, सीबीटी 1 में भी आया होगा, जब उसमें भी पढ़ाया मैंने। अब अपन को क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। हमारे पास क्या क्या दे रखा है सर, मॉड दे रखा है 40.1, कि क्रमशः लिखा हुआ होता है तो मॉड पीछे वाला है, माध्य आगे वाला है बस। 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य यानी कि 33.9। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अगर मैं कहता हूं कि 3 गुणा माध्यिका 40.1 प्लस 2 नाम 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 97107.9 बटे 3 कर दूंगा, तो मेरी जो मीडियन निकल कर आएगी 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंजे 15, 35 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 15 बचे 2, 3 नाम 27, तो 35.97 आपका राइट आंसर होगा। तो जो ये छोटी मोटी आप कैलकुलेशन देखेंगे वो जनरली आपको देखने को मिलने वाली है, तो आप इससे तकलीफ में मत आइएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देते हैं, देखिएगा क्या जवाब देंगे आप लोग। कि 7 का स्क्वायर है 49, 3 के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 का माइनस का 11, 49 प्लस का 3 52, 52 माइनस का 36, 12 में से 6 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, 16। 16 यही नहीं, 16 इसलिए नहीं है, 16 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो 17 दे रखा है, यहाँ 11 दे रखा है। तो अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से करोगे तो 16 है, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से करोगे तो भैया 10 है। ठीक है, खुश, तो गलत किसी का नहीं है, टेंशन फ्री रहो आप। हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, समझ गए क्या। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा जो फर्क है वो आपको दिख जाएगा। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से 10 है, और हिंदी मीडियम के हिसाब से 16 है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई, टेंशन मत लिया करो, आप कैलकुलेशन पे फोकस करो। अगला सवाल, एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। एक पाइप जो है वो 8 मिनट में भर सकता है। तो साथ में बना हुआ है ना, साथ में बनाना शुरू करो। दूसरा पाइप है वो 11 मिनट में खाली कर सकता है। 8 मिनट में भर रहा है, 11 मिनट में खाली कर रहा है। तो टोटल अगर आप मानोगे तो 88 हो गया। यहाँ पर अगर मैं भर रहा है तो प्लस का 11, और अगर खाली कर रहा है तो माइनस का 8।
किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बोलिए। चलिए, दोनों पाइपों को खाली टैंक एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 3/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? तो अगर ये एक टैंक है तो आपसे बोला जा रहा है 3/4 कितना समय लगेगा? 11 में से 8 गया तो 3, 3 की एफिशिएंसी से 22 मिनट। कितना? 22 मिनट। ठीक है, अगला। यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 6 17। हाँ, 6 और 5 11, 11 और 6 17। बहुत बढ़िया यार, कटेगा ही नहीं। 18 होना चाहिए है, कोई ना कोई 18 होना चाहिए, तभी तो बेचारा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो सही करना पड़ेगा मुझे। 3 3 लगा देते हैं। सही कर लो इसको, सही कर लो, है ना, इसमें करेक्शन कर लो थोड़ा सा। 2 3 3 6 कर लो, में 2 3 3 6 कर लो। 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 6 14। ये भी नहीं कट रहा यार। 2 3 4 6। भी नहीं हो रहा। 6 6 5 11, ऐसा कर लेते हैं। अब देखना, 6 और 4 10 और 6 16। ऐसा बना देता हूँ यहाँ जो कट जाए बस, और कुछ। 2 3 4 6 5 9 5। हाँ, अब ठीक है। ये हो गया 5 और 4 9 और 6 15, 15 रेशो। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री हो जाएगा। अभी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब यहाँ एक्स पूछा गया है। एक्स देखो ये है 3 अनुपात, तो 24 या 72 आंसर आ जाएगा। 24 या 72 आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन नॉट 7 का -3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का -3 आएगा। वो आपके अकॉर्डिंग आ रहा होगा ना, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा -3, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 लिखूंगा, 3 के स्क्वायर का अंडर रूट होगा 3, और ये 55 25 हो गया। ठीक है, और ये 11, तो अपने अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ 17 ले रहा हूं तो ज्यादा ज्यादा ये घटा दो बस। आप अपने अकॉर्डिंग -8 क्या 50 निकाल दो, आपकी कोई मान्यता थोड़ी होगी उसमें, वो जो आएगा वो तो एक्चुअल होने वाला है। अगला सवाल। हम्म, आनंद कह रहा है सर 2 4 4 6 पर कट रहा है। कट सकता है, वो तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंग्लिश से बोल रहे हो क्या आप? अच्छा, इंग्लिश से बोल रहे हो, ओके ओके ओके। कोई बात नहीं, हम देखो ऐसा कर लेते हैं, फिर इसको फाइनल कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है ना। चलो, यहाँ पर मैं इसको 49 कर लेता हूँ, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको 17 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब फाइनल हो गया, दोनों तरफ सेम है, आंसर 10 आ जाएगा बस। ठीक है, हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, वो आप समझ जाइए, मैं हिंदी से कर रहा हूँ। ये सवाल जरूर पेपर में देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ बोला जाएगा कि y³ - 1 आपका व्युत्क्रमानुपाती है x के। ठीक है, तो y³ - 1, अगर आप साइन हटाओगे तो ये हो जाएगा k/x। कोई दिक्कत तो नहीं है भाइयों? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर मैं ये कहना चाहूँ आपसे कि y की वैल्यू 3 है, तो 3 × 9 = 27 -1 k, और x की वैल्यू 6 है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? 26 × 6। अब बोला जा रहा है कि y³ - 1 बराबर k/x। तो y की वैल्यू अगर 8 रखेंगे, 512 -1 करेंगे तो 511 k/x। k की वैल्यू कितनी आ रही है?
26 इंटू 6, तो x की वैल्यू 156/511। जिसका भी आंसर आ रहा हो एक बार बता दो भाई। 156/511 जिसका भी आंसर है सही है। मैं जो साथ में करवा रहा हूँ आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपका टाइम थोड़ा कम लगे, लेकिन अगर आप टाइम लेना चाहते हैं तो मैं टाइमर देता हूँ। ये लीजिए करके दिखाइए, 40 सेकंड लीजिए आराम से, लेकिन अच्छे से करना, गलती मत करना, फिर मैं सिखा तो दूंगा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ले लो यार, खुशबू ले लो। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त भी देता है, और पूरे लेन देन पर इतना होता है। मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। बढ़िया सवाल है। देखो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, मुझे वो निकालना है। अब अंकित मूल्य पर ही तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो पहला डिस्काउंट मेरा 5% का है, तो 5% के डिस्काउंट का मतलब है 20 से 19 पर मैं बेच रहा हूं। ठीक है, चलिए। 14 खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त, तो 2 वस्तु मुफ्त दे रहा हूं, और टोटल घर पे कितनी ले जा रहा हूं, 16। तो 16 में अगर मैं 2 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 16 में अगर 2 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो ये कितना हो गया, 14। बात आपको क्लियर है। अब ऐसा कुछ करने पर मुझे कुल मिलाकर 33% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो कितनी प्यारी गणित है, गणित बड़ी प्यारी चीज है। अब क्या करेंगे, अब बस सॉल्व करते हैं। मैंने काटा 20 से, इसको 5 बार काट सकता हूं। 7 से काट सकता हूं इसको, 2 से काट सकता हूं 7 बार, 2 से काट सकता हूं इसको 8 बार, 7 से काट सकता हूँ 7 एकम 7, और बचे 6, 7 नाम 63, और 19 से मैं 19 काट सकता हूँ। अब जो ये 8 है वो 8 क्रॉस में चला जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आना पड़ेगा उसको। तो सीपी से एमआरपी कितना ज्यादा है, बोले सर 3 ज्यादा है, 5 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। बड़े बड़े सवालों के प्यारे प्यारे से आपको हल आपको जानने होते हैं। अगर आप आता है अच्छी बात है, बट हम सिखाते हैं, जब हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं आपको हर एक चीज सीखती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब जैसे कोई नया बच्चा जोड़ा हुआ होता है उसको तकलीफ होती है, जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है उसको भी हम सिखाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। केवल रेशो मेथड से आप इस तरह के सवालों को चुटकियों में कर सकते हो। अगला सवाल, एक मंदिर में इतने इतने अंतराल पर घंटियां बज रही हैं 4, तो एक सुबह 6 बजे अगर बज रही है तो दोबारा कब एक साथ बजेगी, ये बतानी है आपको बात। तो दोबारा कब एक साथ बजने वाली है, जल्दी से समय शुरू करता हूं, बताइए। चलो। देखिए, 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। कभी भी ऐसे अंतराल पर घंटियां बजना शुरू हो जाएं, जैसे कि 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर आपकी घंटियां बजना शुरू होती हैं, तो आप एक ऐसा समय निकालते हैं जिसको लेसेपे कहते हैं, कि जब एक साथ घंटियां बजना शुरू हो। क्या हो, एक साथ घंटियां बजना शुरू हो। तो यहाँ हम ये कह पाएंगे कि भाई जब आप 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 तिया 12 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 छिक्की 24 हो गया, 4 नाम 36 हो गया। फिर आप 2 का भाग दे देंगे, देखिए यहाँ देखेंगे आप, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया। फिर आप 2 का भाग दे देंगे, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, फिर 3 का भाग दे देंगे आप। ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 का। देखिएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 16 तिया 48 इंटू 3। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 48 इंटू 3 यानी कि 3 अट्ठे 24, 144 मिनट। 144 मिनट बाद वो दोबारा बजेंगी।
तो 144 मिनट का मतलब है कितने घंटे, मतलब है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि 120 मिनट को एक तरफ कर दिया और 24 मिनट को एक तरफ कर दिया, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट बाद। कब? 6 बजे के 2 घंटे 24 मिनट। तो 8 बज के 24 मिनट पर ये घंटियां दोबारा बजने लगेंगी। 8 बज के 24 मिनट पर। अगला सवाल देखिए। 6300 रुपये पर 5% की दर से 2 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए करिए ट्राई, 20-30 सेकंड लेके ट्राई कर लो। चलो भाई। चलिए, 6300 रुपये पर 5% की दर से 2 साल में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो 6300 रुपये पर 5% की दर से 2 साल में मिलने वाला ब्याज, तो तरीके कितने सारे हैं हमारे पास? बहुत सारे हैं। पहला तरीका तो ये है कि 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकाल दूंगा, यानी कि 10.25%। ये बात आपको क्लियर है? सर इससे कैसे निकालोगे? इसका तरीका ये है कि 6300 का 10% एक तरफ, तो 6300 का 10% कितना हो जाएगा? 630। क्या बात है। प्लस 6300 का 25.25 कितना होता है? 1/400। कितना आसान है देख लो। दो जीरो से दो जीरो और 4 से काटा अपन ने 15.75। तो मैंने जो कैलकुलेशन सिखाई है बेहतरीन है, 645.75। ठीक है, क्लियर है भाई? बहुत आसानी से ऐसे सवालों को तोड़ सकते हो आप। ब्रेक कर दो। मैंने क्या किया, 10% निकाला, 630 है। अब 6300 का 0.25, तो 0.25 1/4 होता है, और परसेंटेज और है तो 1/400, तो 15.75 होता है 63/4। अगला सवाल देखिए। 3 पेन और 4 नोटबुक की कुल कीमत इतनी है। पेन की कीमत को अगर मैं कम कर दूं, नोटबुक की कीमत को मैं बढ़ा दूं, तो 2 पेन और 3 नोटबुक की कीमत इतनी हो जाती है। तो करिए। सवाल शुरू होता है, टाइम लगेगा 1 मिनट से ज्यादा। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड टाइम के लिए रख सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, ये मेरी गारंटी मैं देता हूँ आप। ठीक है। 3 पेन और 4 अभ्यास पुस्तिका की कुल कीमत इतनी है। 3 पेन हो गया, 4 आपकी नोटबुक हो गई, टोटल कीमत 235 है। ऐसे क्वेश्चन में अच्छी बात ये होती है कि अब पेन की कीमत को 20% कम कर दिया, यानी कि अब पेन की कीमत 0.8 हो जाएगी, और अभ्यास पुस्तिका की कीमत को बढ़ा दिया तो अभ्यास पुस्तिका की कीमत 1.1 हो जाएगी। समझे आप? तो 2 पेन हो जाएगा 1.6, 2 × 1.6 प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका यानी कि 3.3, तो 172। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हैं, अब सॉल्व करना है बस। करते हैं बॉस, सॉल्व करते हैं। अब दो इक्वेशनों को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है। 3 × 3 = 9, 16 × 4 = 64। ये हो जाएगा यहाँ से, है ना? बराबर तो करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 16p प्लस का 33n बराबर 1720। ठीक है, अब बराबर करें। अब बराबर करने के लिए ये कर सकते हैं हम लोग, 16 से तो यहाँ गुणा कर दें,
तरीके यही है भाई, विलुप्त तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कर दें हम 3 से गुणा। अब जरा देखिए, 48p प्लस 64n, 16 पंजे 80, 16 तिया 48 और 8 56, 16 दूनी 32 और 5 35। 48p प्लस 33 तिया 99n माइनस 5160 है। तो मेहनत लगती है इन सवालों में, और ऐसे सवाल आते भी हैं। 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 35 n बराबर 0 0। 11 में से 7 गया तो 4, 1400। तो n की वैल्यू निकल कर आ गई 40। n अगर 40 आ गया तो अपन को अब क्या निकालना है, p निकालना है, p भी निकाल लेते हैं। n अगर 40 आ गया तो 4 चौके 16, 160 अगर घटा देता हूँ तो 3p बराबर, पहली सबसे सिंपल इक्वेशन में रख दिया करो आप, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे अगर आ गया तो। यहाँ पर हम ये कहते हैं 5 और 75, तो p की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग जो आ गई है 25 आ गई है। अभी आंसर नहीं आया, आंसर अब आएगा। 7 पेन, तो 25 सत्ते 175 रुपए के तो पेन हो गए 7 पेन, और 5 नोटबुक 200 रुपए की नोटबुक हो गई। तो टोटल अगर आपका 375 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। टाइम टेकिंग सवाल है बट पेपर में आते हैं, ये बात लिख के रख लीजिए। जब आप कहते हैं ना सर 2-3 क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा लग गया, उनमें से एक क्वेश्चन ये होगा, तो सर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास टाइम हो। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। फिर सर 35 में से 35 कैसे आएंगे हमारे? बस, बस ये रिजिड रेंस रखनी है आपको आपको कि भाई ये सवाल अगर आपको करना है तो इतना टाइम देना पड़ेगा, तो बाकी सवालों में आप अपना टाइम सेव करें। सर 0.8 कैसे आया, सर 1.1 कैसे आया, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो आप कहते हो ना छोटी छोटी बातें आप पूछते हो, अच्छा लगता है मेरे को, बट मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन भी तो पढ़ें कि जब 20% कम हो रहा है इसका मतलब 80%, 10% ज्यादा हो रहा है इसका मतलब 110%, तो 80% मतलब 0.8 होता है वो, 110 का मतलब 1.1 होता है वो। अगला सवाल, एक टैक्सी स्टैंड पर दो कैब जो है ना वो 12 मिनट के अंतराल पर निकलती हैं, देख रहे हो, और 45 की चाल से निकलती हैं। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती हैं। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहे जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है, उस व्यक्ति की चाल बताओ। बता दो। बहुत आसान काम है, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 45 और यहाँ टाइम इंटरवल आता है, तो 10 और 12 का जो टाइम इंटरवल है वो है 2 मिनट, और उस व्यक्ति की चाल निकालनी है जो 10 मिनट के अंतराल पर उसको मिला रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है भाई, एक्स बराबर आ गया 9। कैसे आया? 90 10 से काटा 9 आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक सवाल में जो आपको करा रहा हूं, अगर आप कर रहे हो, फिर वही वाली बात है, आप अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो जिम्मेदारी मेरी है पेपर फंसाने की। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो बस आपको करा रहा हूँ, आप कर रहे हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हो, तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक एक चीज मैं वैसी कराऊंगा जो पेपर में आती होगी और आएगी, यही कहानी है अपनी। अगला सवाल देखिएगा, 6 संख्याओं का औसत इतना है, अब उनमें से 2 का दे दिया, बाकी का 2 का दे दिया, और अन्य 2 का पूछना है, तो करके दिखाओ चलो।
छह संख्याओं का औसत दिया हुआ है, दो का औसत दिया हुआ है, दो अन्य दो का दिया हुआ है। देखो, दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 3.4, अन्य दो का जो औसत दिया हुआ है वो 3.85, बाकी की दो संख्याओं का औसत आपको निकालना है। छह संख्याओं का औसत दे रखा है 3.95। देखो, तरीके हम लगाना सिखाते हैं आपको। आप लोग जानते हैं कि अगर आप इसका एक रेशो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि 1:1:1। 3.95 से अगर हम ये देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 0.55 कम आ रहा है। ये कितना कम आ रहा है, 0.10 कम आ रहा है। तो पॉइंट ये हो गया 65 माइनस में। और यहाँ अगर 0.65 कम है तो 3.95 में प्यार से आप 0.65 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4.6। जेएसएम लगाया है, बाकी आप गुणा करके भी लगा सकते हो, वो आपका कॉल है। अगला सवाल, ए प्लस बी दे रखा है आपको 40, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है आपको 116, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, करके बताओ। अगर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो तो ठीक है, वरना वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। और डायरेक्टली पुट हो जाए तब है बात, नहीं होगी तो कहाँ से निकालोगे। सर बैच फॉर अपकमिंग, अभी मेरा टारगेट बैच आ रहा है 100 डेज वाला, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। 3 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है। पेड कोर्स में जाओगे तो ये वाला बैच 100 डेज टारगेट बैच है, 2026 के लिए है। ये 3 तारीख से शुरू होगा। इसकी पहली क्लास 3 तारीख को होगी। मेरी क्लास शाम को 5 बजे होगी और रीजनिंग की सुबह 10 बजे होगी। ये कॉम्बो बैच है, और अकेले मैथ का लेना चाहते हो, रीजनिंग का लेना चाहते हो तो ठीक है। और बाकी फाउंडेशन लेना है तो आप कोई भी बैच ले सकते हो, मेरा फाउंडेशन उसमें सब कवर हो जाता है। ये वाला अगर मैथ का ले लोगे तो काम हो जाएगा आपका पूरा। इसमें हर एक कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है। मैं सब कुछ एडवांस हो चुकी है, अर्थमेटिक के 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, फिर लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें मैं कराऊंगा। 2024-25 वाले सारे सवाल करवा दूंगा इसके अंदर, तो बढ़िया बैच बनेगा वो, ठीक है। देखो, ए प्लस बी बराबर अगर 40 है, ए क्यूब, अभी ऑफर भी चल रहा है ना, हाँ तो जुड़ जाना टाइम से। ए प्लस बी बराबर 40 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो दोस्तों यार, कैसे करा जाए इस सवाल को, कोई टुकड़े करके हो पा रहे हैं आपसे? तो मैं देखता हूँ यार, आप ये देखो, 29 × 4 नहीं बैठ रहा, कहाँ बैठ रहा है? तो फिर ऐसा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, 1600। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो रहा है, 116, और 2ab, तो 2ab की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 1600 में से अगर 116 घटा दिए तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 800 माइनस 58, यानी कि 742। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई? अब आपका काम शुरू होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। जैसे कि अगर आप ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दें बराबर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी। ए प्लस बी का अगर आप होल क्यूब लगा दें तो ये हो गया 4 × 16 = 64, और ये 3 0 बराबर ए क्यूब बी क्यूब 3a इंटू बी 742, और ए प्लस का बी 40। प्यारे दोस्तों, बन गया ना सवाल शानदार और जबरदस्त। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16, 28 और 1 29 इंटू 3। अरे वाह, 8 × 3 = 24, 18 और 2 20, 29 × 3 = 87 और 2 89, घटा देंगे, आ जाएगा 40 वाला जवाब आएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाँ, नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए।
14,000 रुपये का ऋण ले लिया और 3 साल के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चुकाना पड़ा। 3 साल के अंत में उसे कितनी राशि चुकानी चाहिए? देखो भाई, ऐसा है, अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी दिखा सकते हो तो यह आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हो कि 14,000 रुपये का 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 33.1 होता है। और अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हो तो 133.1 कर दो। तो 133.1 करोगे तो यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका 4 वाला होगा। सही बात है, क्योंकि 3 जीरो की 3 जीरो उड़ गई हैं आपकी, तो 4 यूनिट डिजिट वाला होगा। जीरो तो आ ही नहीं सकता पीछे, जीरो तो आ ही नहीं सकता पीछे। चलिए अगला सवाल देखिए। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्या करता है? अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और आधा माल अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। बाकी का आधा 50% की छूट पर बेचा जाता है। तो शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। आधा माल अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। मान लो आधा माल मैंने मान लिया, चलो ठीक है, अंकित मूल्य पर बेच दिया 150 रुपये में। बाकी का आधा माल 50% की छूट पर बेचा जाता है। तो बाकी का आधा माल 50% की छूट पर यानी कि 75 में। तो बताओ शुद्ध लाभ कितना होगा? तो देखो, मैंने कहा भाई टोटल माल मेरा दो है, सुन रहे हो मेरी बात? मैंने अभी 225 रुपये बना लिए। एक माल मेरा 100 रुपये का है, तो दो माल मेरा कितने का होगा? 200 का। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि ये अगर आपका सीपी है और ये अगर आपका एसपी है तो कुल लाभ कितना हो रहा है? सर 25 का 200 के रेस्पेक्ट में, 25 रुपये का 200 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो 12.5% का लाभ हो रहा है। मजा आ गया? सर मान गए सर, आपको आपके एंड गेम वाला सेशन पहले मेरे 15-16 आते थे और ग्रुप डी में 25 में से 25 करके आया हूँ। बहुत बढ़िया भाई। और अच्छे से आगे पढ़ते रहो, बस तरक्की यही है और क्या है, सीखना ही सब कुछ है बस। अगला सवाल देखिएगा भाई। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने ये क्या किया आपको समझ में आया ना? मैंने क्या किया मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, मैंने 100 इसका सीपी माना और 150 इसका एमपी माना, एमआरपी। आधा माल अंकित मूल्य पर बेचा जाता है और आधा माल 50% की छूट पर बेचा जाता है। तो आधा माल मतलब मैंने दो मान लिया माल, तो दो माल मेरा 200 रुपये का पड़ गया। तो आधा माल मतलब एक माल मैंने 150 रुपये में, और बाकी का जो एक माल है वो मैंने 50% की छूट पर। टोटल मैंने इतने रुपए बनाए, मेरे इतने खर्चे हो गए। अगला सवाल देखिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर 39 मिनट में, और धारा की गति ये है, तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, तो धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर 39 मिनट में, ठीक है सर, 39 मिनट में इसका मतलब समझते हो आप? v माइनस यू, 13 या 39, तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि धारा की गति 3 है। तो धारा की गति कितनी है? 3 है, तो नाव की गति कितनी हो जाएगी? 23। धारा की गति 3 है तो नाव की गति कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक आदमी 175 किलोमीटर की दूरी तय करता है बॉस,
और 20 किलोमीटर की गति से 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वह अपनी यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी करता है, तो उसको यात्रा में लगने वाला समय बता दो ना। मैं बता देता हूँ कि भाई वो 175 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 20 किलोमीटर की गति से 50 किलोमीटर यात्रा करने के बाद में, तो 50 किलोमीटर जब उसने यात्रा कर ली तो अभी बचा हुआ कितना है, 125 किलोमीटर। अब 125 किलोमीटर यात्रा को 25 की रफ्तार से, तो यहाँ जो उसका टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 घंटे और शुरू में उसका 2.5 घंटे और लग गया था 20 की रफ्तार से। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा गया है कि टोटल टाइम 7.5 आवर लगेगा, 7.5 घंटे उसको लगने वाले हैं। सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, एनटीपीसी मेंस ग्रेजुएट लेवल ऊपर था। अच्छा भाई, दिखाता हूँ तेरे को कितना ऊपर था। मैं यार क्या बहस करूं, मतलब मेरे को यही समझ में नहीं आता कई बार बच्चों से। भाई जो मैं करा रहा हूँ वो कर लो चुपचाप, नहीं करना है मैं क्या बोलूँ बता। कितना ऊपर था लेवल बता। रुक जाना अभी है ना, रुक जाना बता देता हूँ। क्या बोलूँ तुमसे बताओ, तुम अपने आप ही समझदार बन जाते हो हैं। एनटीपीसी सीबीटी, सीबीसी सीबीटी 2 पेपर एनालिसिस, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कराया हुआ है CBT 2 का, ये अभी का है ना, 1 महीने पहले का ही है ना, पेपर आया था आपका। और सबर करके देख लेना भाई, है ना। हाँ, जिससे तेरी आंखें खुल जाएं, तू वैसे तो देखेगा नहीं, वैसे मैं तेरे को समझाऊंगा तू मानेगा भी नहीं भाई। क्योंकि कहते हैं ना कि आदत खराब है बच्चों की, उसको लगता है कि जो वो कर रहा है बोर्ड पर उससे हो पा रहे हैं तो आसान है, पेपर में यही बेटा टफ लगते हैं। ये बात भी सच है। खैर कोई नहीं, मैं तेरे को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी फिर तो भरोसे पे ही दुनिया कायम है। मैं कराता हूँ बेटा एग्जाम ओरिएंटेड लेवल, ये बात ध्यान रखना, ये चैनल ऐसे ही नहीं है। देख ले भाई, 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, 56 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। पूरे सवाल आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये करा दिया नहीं कराया मैंने तेरे को अभी, एमपीसीपी से कितना अधिक है, अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। 93 से डिविजिबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगला सवाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कराया नहीं कराया इसमें, लेकिन दिमाग में नहीं चलेगा भाई, क्यों करेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो ये किससे डिविजिबल है, चेक करा दिया, ठीक है। ये वाला एंगल की भाई वो चक्रीय चतुर्भुज लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। एलसीएम देख, 5, 155, 83 का, बड़ा टफ सवाल है भाई, बहुत टफ सवाल आए थे। तो यार क्यों पंचायत करना, किसी मान में 10% की वृद्धि हो गई फिर 20% की वृद्धि होगी, ओ माई गॉड ये तो हो ही नहीं पाता तेरे से, और मैं तो यहाँ करा भी नहीं रहा हूँ ऐसे कठिन सवालों को, तो अभी 32%। 86 किलोग्राम में बेचा, 43 में बेचा, 60% का लाभ होता है, एलिगेशन लगाना है। 86, 43, 60% का लाभ हो जाता है, 80 रुपए में बेच रहा है, तो बस, ठीक है। देखना भाई, बेईमान दुकानदार 37% कम वजन तोलता है तो कितना लाभ होगा। बहुत कठिन सवाल है यार, तेरे से बन ही नहीं पाते ये सवाल। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ भाई, क्यों आप अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहे हो, और क्यों यहां पर आकर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब नहीं है ना मेरे भाई। जो मैं करा रहा हूं अगर भरोसा है तो करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर खत्म ही है बात तो। अगला सवाल, चलो। जो CBT 2 था ना बेटा, वो CBT 1 से सरल था, समझ रहे हो क्या। तुम्हें अगर इतने ही क्वेश्चन है फिर तुम आते ही क्यों हो? देखने आते हो क्या, हाँ ये भी बात भी ठीक है तुम्हारी। पेपर के बाद मिलेंगे तुमसे, और क्या। 17 साल के बाद ए की वर्तमान आयु 10 साल पहले की आयु की 10 गुनी होगी। अब ये लाइन छोटी सी है, क्वेश्चन गजब है। 17 साल बाद ए की मैंने आयु को एक्स मान लिया, 17 साल बाद ए की वर्तमान आयु, 17 साल बाद ए की वर्तमान आयु उसकी 10 साल पहले की आयु से 10 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु बता दो। 9x बराबर 117, एक्स बराबर 13।
13 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक गोले का आयतन को, अच्छा ये बताओ पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ये तो पता होगा ना। अच्छा इंग्लिश में गलत है क्या? भाई यार तो 17 कर लो, है ना, 7 रह गया होगा। टाइपिस्ट ने जल्दीबाजी में किया यार उसके, कोई बात नहीं, तुम समझो, तुम उसकी मजबूरी है, अब उससे अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बोला जा रहा है कि आप उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से उसको भाग कर दो, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 27 आ रहा है। तो गोले की त्रिज्या बता दो मेरे भाई। देखो 4 पाई से आपने 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर से अपना ये हो गया, तो r/3 बराबर 27। तो आर बराबर होगा 27 या 81, आर बराबर हो जाएगा 27 या 81। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर 12.5 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज, 12% की दर से 6.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि पर प्राप्त कुल राशि से इतने रुपए अधिक मिलता है, तो राशि बताइए। बढ़िया सवाल है, करके दिखाइए। अधिक ब्याज मिलता है। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 15% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, 12% की प्रति वर्ष की दर से 6.5 कुल राशि से इतना है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा है। एक में तो ब्याज लिया हुआ है, एक में अमाउंट लिया हुआ है, पता है आपको ये बात? 12.5 वर्षों के लिए 15% की दर से ब्याज ले लो पहले। 12.5 वर्ष, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 25/2, और 15% की दर से ब्याज, 12% प्रति वर्ष की दर से 13/2 वर्ष का अमाउंट। इतना अधिक है। आपको इक्वेशन समझ में आ गई क्या? ये अमाउंट लेना है क्योंकि राशि बोला गया है ना, कुल राशि से इतना अधिक है। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 15×5 = 75, 15×2 = 30 और 7 = 37, 375/2% -178। कैसे? 13×6 = 78 आ रहा है, 178 बराबर ये कर सकते हो आप। 17×2 = 34 और 16, 17×2 = 34 और 16, 8×2 = 16, 34 और 1 356। तो 15 में से 340 और 16 356, 15 में से 6 गया तो 9, 19/2 यानी कि 9.5, यानी कि 19/2% की जो वैल्यू आ रही है डायरेक्टली वो 1197 के बराबर आ रही है। 19 का टेबल बोलना, 19 × 114 बचे 5, 19×3 = 57, यानी कि 1% की वैल्यू 126 आ रही है। 100% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 12,600 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा? इसी तरह के सवाल आने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए रेगुलर। अगला सवाल देखिए, और किसी कोण के पूरक कोण का मान कितना है, तो अनुपूरक कोण का माप कितना होगा बताओ। किसी कोण के पूरक कोण का माप इतना है, तो अनुपूरक कोण का माप कितना होगा? मैंने कोई कोण ले लिया, थीटा,
इसका पूरक कौन हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, उसकी वैल्यू हो गई 35। तो यहाँ से हमने देखा कि सर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 35, ये थीटा की वैल्यू आ गई 55। आपसे पूछा गया कि इस थीटा का अनुपूरक कोण बताओ, 180 डिग्री माइनस का 55। बोले यार मजा आ गया क्या, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत प्यारी प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसी तरह के आते हैं। ठीक है चलिए, अब अगली क्लास आपकी रीजनिंग की है, 12 बच्चों 6 हो गए हैं भैया, हम लेट हो गए, लक्ष्य सर बोलेंगे कि क्लास खा जाते हो सर हमारी आप। ठीक है, तो लक्ष्य सर की क्लास 12 बजे है, वो स्टार्ट होने वाली है आई थिंक। ठीक है, तो आप सभी रीजनिंग का सेट लगाइए पूरा एंड गेम बढ़िया तरीके से अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अब इसके जो बचे हुए सवाल हैं, क्योंकि संभावित सवाल हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज, आपको कैसी लगी बाकी के जो सवाल हैं हम अब कल बनाने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बस कंटिन्यू करते रहो इन सवालों को, मैं जो करा रहा हूँ अगर भरोसा है तो। बस एक ही बात आती है, क्योंकि हम देंगे सिलेक्शन आपको, ये हमें पता है, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं करता है और इतना रेगुलरिटी के साथ कोई नहीं करता है, और हमेशा बना हुआ भी नहीं रहता बच्चों के साथ। हम फैशन शो में नहीं आए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ और उनका सिलेक्शन दे रहे हैं, यही हमारे यूएसपी है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन की। आप पढ़िए हमारे साथ, हमारे फाउंडेशंस में कंप्लीट सिलेबस अच्छे कंटेंट के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर 5 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है, जिसमें आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो फाउंडेशन में ज्वाइन करिए, और अगर आप पढ़ रखा है आपने पहले तो आप 100 डेज टारगेट कोर्स का चैलेंज भी ले सकते हैं, जो कि 299 में आपको मिल रहा है। एवरेज स्टूडेंट की पहली पसंद ये रहेगी, और इसमें पूरा सिलेबस कवरेज करेंगे और हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये बैच बनाया गया है आपके लिए। तो आप हमारे साथ 100 डेज टारगेट कोर्स में जुड़कर पूरी तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन वाला ये रहा, और कंप्लीट बैच जिसमें सारी पांचों के पांचों फाउंडेशन है वो इतने का है। तो क्वालिटी टॉप नॉच है, बढ़िया चीजें हैं, क्वालिटी कंटेंट है, और क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन है। बस देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, और स्कैन करके आप सभी छात्र पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। कोई अगर क्वेरी है तो आप इन दोनों नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करते रहिए, हमारे किसी भी चैनल से जुड़कर आप अपडेट्स पा सकते हैं। ठीक है, तो बस कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अब मिलते हैं आपसे रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।